हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में 26 दिसंबर को हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन हो गया है। सबसे पहले उनको हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा फ्रेंड्स। सभी एग्जाम के लिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, जो कि स्टेट लेवल के एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, सभी में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को गाह पाकिस्तान में हुआ था, जो कि वर्तमान में पंजाब है। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनके पिताजी थे गुरुमुख सिंह और इनकी माता का नाम था अमृत कौर। इनकी पत्नी गुरुशरण कौर थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के ये थे। इनका राजनीतिक दल का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, 22 मई 2004 याद रखना। 22 मई 2004 को इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और ये 22 मई 2009 को पुनः दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह जी। सबसे पहले 22 मई 2004 को, उसके बाद 22 मई 2009 को दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने थे। ये भारतीय गणराज्य के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। 13वें नंबर के ये प्रधानमंत्री थे। साथ ही ये एक अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री के अलावा ये एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के विज्ञता थे। ये लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद ये जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ था। इन्हें 5 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त हुआ था पूर्ण रूप से। ठीक है, और इसके बाद ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने के बाद ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। कब? 22 मई 2009 को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? इनके कार्यकाल के समय तो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी। चूँकि ये 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने, यानी 10 वर्ष, तो इन 10 वर्ष के बीच में 3 राष्ट्रपति आए, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी। चलिए इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं पूरी की। 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से। उसके बाद 1952 और 1954 में क्रमशः स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। और इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, इकोनॉमिक्स का इन्होंने स्टडी किया। उसके बाद 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की और प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए, फर्स्ट श्रेणी। ठीक है, प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। किसमें? अर्थशास्त्र विषय में, सन 1957 में। ठीक है, इसके बाद 1962 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में D.Phil की। ठीक है, अर्थशास्त्र में D.Phil की इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की नफील्ड कॉलेज से। ये कुछ पॉइंट हैं जो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था?
गांव था इनका गाह, जो कि अभी पंजाब में है। पूर्व में ये पाकिस्तान में था जब ये पैदा हुई। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेंगे। इसके बारे में आगे मैं बताई हूँ, उसको मैं बताऊंगी। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान, इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिला है ये देखते हैं। 1987 में इन्हें मिला था भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1987 में। इन्हें दूसरा सर्वोच्च सम्मान, तो पहला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, सबसे बड़ा हमारे भारत देश का भारत रत्न। ठीक है, इन्हें मिला था दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, कब, 1987 में। उसके बाद 1993 में वित्त मंत्री के लिए इन्हें मिला था यूरो मनी पुरस्कार। ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उनके लिए इन्हें मिला था यूरो मनी पुरस्कार। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार भी मिला था 1993 में। वित्त मंत्री के लिए मिला था यूरो मनी पुरस्कार, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार मिला था 1993 में। उसके बाद 1993-94 में और एक पुरस्कार मिला था वित्त मंत्री के लिए, एशिया मनी पुरस्कार, एशिया मनी पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद 1995 में कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार मिला था। राइट पुरस्कार मिला था 1995 में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1971 में इनके क्या क्या योगदान है। ठीक है, तो 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में ये शामिल हुए। वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, आर्थिक सलाहकार के रूप में ये शामिल हुए। तत्पश्चात 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। पहले ये आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए 1971 में, तो उसके जस्ट एक वर्ष बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार में इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, उसके बाद 1982 से 1985 के बीच ये 15वें क्रम के आरबीआई गवर्नर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईएमपी टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, 15वें क्रम के गवर्नर थे। क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये कौन से क्रम के गवर्नर थे, तो 15वें क्रम के क्या गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। कब से कब तक, 1982 से 1985 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, उसके बाद 1985 से 1987 के बीच इन्हें प्लानिंग कमीशन का हेड बनाया गया। 1985 से 87 के बीच ये प्लानिंग कमीशन के हेड थे, और 1985 से 90 के बीच राजीव गांधी के शासनकाल में, इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी के शासनकाल में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया इन्हें। ठीक है, ये भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं किसके शासनकाल में, तो राजीव गांधी के शासनकाल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। योजना आयोग के ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और सेकंड है किसके कार्यकाल में पूछा जाए, तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, जब उस समय राजीव गांधी का शासन चल रहा था। उसके बाद 1991 से 1996 के बीच मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पहली बार वित्त मंत्री बनाया गया। ये जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। पूछा जाए कि किसके शासनकाल में, किसका सरकार था जब ये वित्त मंत्री बने, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बने पहली बार। ठीक है, 1991 में ये पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। उसके बाद लगातार 6 सालों तक ये 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने, जिसमें से लगातार 5 बार असम राज्य के राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1991 से 96, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 से 1996 वित्त मंत्री वाला,
1991 से 96 वित्त मंत्री रह चुके हैं, वो याद रखना। अगला देखते हैं इनके योगदान। डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ये अपने कार्यकाल के समय क्या क्या योजना लागू किए थे, ये सब के बारे में देखेंगे। तो सभी को पता होगा मनरेगा होता क्या है, मनरेगा। तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है शॉर्ट में। एम से महात्मा गांधी, न से नेशनल रूरल, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2005 में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 2005 में मनरेगा लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? मनरेगा लागू तो किया गया था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? तो ये पिछड़े गरीब परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इन्हीं के कार्यकाल में भारत और अमेरिका का परमाणु समझौता हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ था, जिससे भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से छूट प्राप्त हुई। यह समझौता भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, भारत अमेरिका परमाणु समझौता। उसके बाद सूचना का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम आया, राइट टू एक्ट। मनमोहन सिंह जी की सरकार में सूचना का अधिकार कानून पारित हुआ, जिससे सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार कानून किनके कार्यकाल में आया था? तो प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आया था। इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। एक सेकेंड, इन्हीं के शासनकाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून आया था। इसके तहत 2/3 भारतीय परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई, ठीक है। 2/3 भारतीय परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हुई। गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को, बिलो टू पॉवर्टी लाइन। इसके बाद इन्होंने भूमि अधिग्रहण और वन अधिकार कानून लाया। भूमि अधिग्रहण और वन अधिकार कानून लाए। इसमें क्या होता है? तो मनमोहन सिंह जी ने भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार किया और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलवाई। आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक भूमि अधिकार वापस दिलाने के लिए वन अधिकार कानून लाए। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आधार योजना, आधार योजना सभी को पता है, ठीक है। आधार कार्ड तो जानते होंगे सब, ठीक। तो आधार योजना से प्रत्येक भारतीय नागरिकों को एक यूनिक पहचान दिलाई, जिससे लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हो गई आधार के थ्रू, ठीक है। और अभी सभी को पता होगा आधार के बारे में, सभी के पास आधार कार्ड है। हम कहीं भी जाएं बिना आधार कार्ड के नहीं जा सकते, ठीक है। आधार कार्ड बहुत जरूरी है। इन्हीं के शासनकाल में आधार योजना लाया गया और आधार कार्ड बनाया गया। और डीबीटी भी इन्हीं के शासनकाल में आया। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का फुल फॉर्म है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली शुरू हुई, जिससे भ्रष्टाचार को कम करने में काफी हद तक मदद मिली और ये सही भी हुआ, ठीक है। डीबीटी डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। किसी के थ्रू देंगे तो पैसे कट के आते थे, लेकिन डायरेक्ट बैंक में आएंगे तो
इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। तो आज के क्वेश्चन जो कि सारे इम्पोर्टेंट थे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू।